हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमने एक अभी क्लास ली थी और मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया था कि हम एक टॉपिक जो नॉर्मली छूट जाता है या छोड़ देते हैं और आजकल एग्जाम्स में ट्रेंड में चल रहा है, उसी टॉपिक का एक छोटा सा वीडियो कल मैंने आपके सामने लेके आया था नेचर विद साइंस में। आज उसको हम प्रॉपर्ली और शुरू कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि वो टॉपिक हमारा कौन सा है, पर्यावरण, एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में कल हमने एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम जो इंट्रोडक्शन है उसके बाद जो मेन टॉपिक शुरू होता है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, उसके बारे में पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद हम इसके सभी क्वेश्चंस करेंगे जो किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख लेंगे एक बार या दो बार, उसके बाद आपको कोई भी बुक या नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं और इससे आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे आपके लिए जो स्लाइड्स हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम पर्पज से, कंपटीशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कहीं ना कहीं आपको हर बार क्वेश्चन मिलता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इनके क्वेश्चंस जरूर आते हैं। स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। कल हमने पर्यावरण को पढ़ा था, आज पर्यावरण के एक पार्ट इकोलॉजी को पढ़ रहे हैं कि इकोलॉजी है क्या, पारिस्थितिकी है क्या। ये हमारे पर्यावरण और हमारे जो जीव हैं उनके बीच के जो संबंध है, उनके बीच एक जो आपस में एक प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया या कुछ मतलब जो होता है। कहने का मतलब जीव है वो पर्यावरण पे डिपेंड है, पर्यावरण है वो जीवों पे डिपेंड है, क्योंकि बिना जीवों के पर्यावरण के बहुत सारे साइकिल हैं जो कंप्लीट नहीं होते हैं। तो ये दोनों के जो संबंध है उसको क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहा जाता है। अब हम बात करें डेफिनेशन की, क्योंकि हर एक चीज, कोई भी चीज है तो हम उसकी डेफिनेशन जरूर देखेंगे। इकोलॉजी, जीवों और उनके पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन। Ecology is a study of interaction between organism and their environment. इंट्रैक्शन किस किस के बीच में, जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है, और उनका एनवायरमेंट, उनका जो सराउंडिंग है उसके बीच में। वही बात कल हमने एनवायरमेंट की बात की थी। एनवायरमेंट शब्द है वो एनवायरनर से बना था, जो फ्रेंच वर्ड था। यहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बनता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने कब किया था? 1866 में किया था। और इकोलॉजी शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। इट्स ए ग्रीक वर्ड, यह एक ग्रीक शब्द है। और इकोलॉजी ग्रीक शब्द कौन से? आइकोस से लिया गया है। और आइकोस का मीनिंग क्या होता है? घर। और कल हमने एनवायरनमेंट देखा था, एनवायरनमेंट का मतलब क्या था? घेरा, जो हमारे चारों तरफ हमें घेरे हुए है। और आइको मतलब इकोलॉजी है, ठीक है। इकोलॉजी को अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संधि विच्छेद, तो आइकोस प्लस लोग, ठीक है। आइकोस यानी घर और लोगोस यानी अध्ययन। घर का अध्ययन मतलब हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, उसका अध्ययन। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर हाउस, ठीक है। और वो हाउस क्या है? एनवायरमेंट। नेचर ऑफ इकोलॉजी, अब हम इकोलॉजी की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। पारिस्थितिकी एक बहुविषयक, बहुविषयक मतलब कोई एक विषय नहीं है कि उसमें एक ही विषय हम स्टडी करके खत्म हो गया, हमने इकोलॉजी पढ़ लिया है। इसमें बायोलॉजी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी सब्जेक्ट शामिल हैं। तो ये क्या है? हमारा बहुविषयक। अब ये यहाँ पे मैंने क्यों पढ़ा है? क्योंकि एक एग्जाम था जिसमें क्वेश्चन बना था पारिस्थितिकी विषय है। अब उसमें था इकोलॉजी का अध्ययन, इसका अध्ययन, जब और एक उसमें एक ऑप्शन भी ये भी था, मतलब इकोलॉजी आ गया, पर एनवायरमेंट आ गया, एक बहुविषयक विषय आ गया, और एक इनमें से कोई नहीं। और वो किसी ने भी बहुविषयक नहीं किया। मतलब कुछ लोगों ने किया भी होगा, लेकिन मतलब बहुत सारे जो मेरे कांटेक्ट में आए उन्होंने, सबने वो गलत किया, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चंस वो उठते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं। फाउंडर्स, ठीक है। अब फाउंडर्स की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है? रामदेव मिश्रा। हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन इकोलॉजी? रामदेव मिश्रा। एंड फादर ऑफ द मॉडर्न इकोलॉजी, आधुनिक पारिस्थिति का, कौन? आधुनिक पारिस्थितिकी। आधुनिक पारिस्थिति के पिता कौन है भाई? यूजेन ओडम।
इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, मॉडर्न इकोलॉजी आधुनिक पारिस्थितिकी यूजेन ओडम। लेवल ऑफ इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक चीज होता है उसके एक और मतलब होता है ना, हायरार्की होती है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, इस तरह से इसका भी पारिस्थितिकी संगठन के स्तर क्या है। इसमें ऑर्गेनिज्म एक जीव आता है हमारा, एकल जीव, बहुत सारे जीव मिलके जनसंख्या बनाते हैं, और जनसंख्या मिलके किसका निर्माण करती है, समुदाय का, और बहुत सारे समुदाय मिलके किसका निर्माण करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का, और बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र मिलके किसका निर्माण करते हैं, बायोम का, और सभी बायोम मिलके किसका निर्माण करते हैं, जीव मंडल का। ठीक है, ये हायरार्की हमें याद होनी चाहिए, ये इस तरह से चल रही है, इस तरह से छोटे से बड़े की ओर। ऑर्गेनिज्म जीव, एकल जीव, पॉपुलेशन जनसंख्या, समान प्रजाति के जीवों का समूह। ठीक है, कम्युनिटी समुदाय, विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय प्लस पर्यावरण, बायोम बड़े क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उनको क्या कहा जाता है, बायोम, बायोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा बायोस्फीयर, जीवमंडल, जीवन का समग्र क्षेत्र, जहां जहां जीवन उपलब्ध है वो सब किसमें है, जीवमंडल। क्लियर हो गया, तो हमें याद रखना है, जीव, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड देन बायोस्फीयर। बायोम, ठीक है, बायोम क्या चीज है, बड़ा क्षेत्र जहां विशेष जलवायु, वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। एक बड़ा सा क्षेत्र जहां पे क्या होगा, स्पेशल एक विशेष जलवायु होगी, वनस्पति होगी, जीव। हम मान लो एक एग्जांपल ले ले, हम टुंड्रा का ले ले, या जहां पे बर्फीले प्रदेश का ले ले, तो उसकी विशेष जलवायु है कि बर्फीला है, वहां की वनस्पति भी विशेष ही होगी कि शंकु आकार की, और वहां के जीव भी अलग ही होंगे, जैसे पोलर बियर वगैरह, तो वो बायोम कहलाएगा। इसी तरह हम डेजर्ट ले सकते हैं, डेजर्ट बायोम, फॉरेस्ट बायोम एंड टुंड्रा। डेजर्ट का सबको पता है, वहां ऊंट होगा, बारिश कम होगी, मिट्टी होगी, स्पेसिफिक जलवायु है वहां की। ऐसे हमारे फॉरेस्ट, यहाँ फॉरेस्ट भी हम कई में, बहुत सारे में डिवाइड करेंगे। अब बात करते हैं जीव मंडल की। ठीक है, हम बात करते हैं स्थल मंडल की, जल मंडल की, वायुमंडल की, और एक बात करते हैं जीव मंडल की। जीव मंडल जहां जहां जीव पाए जाते हैं उस एरिया को जीव मंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, अपर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लोअर एटमॉस्फेयर। अपर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लोअर एटमॉस्फेयर, ये इसके अंदर शामिल किए गए, क्योंकि यहां यहां जीवन पाया जाता है। पर्यावरण, एनवायरमेंट, कल पढ़ा था हमने, एनवायरमेंट में हमने देखा था बायोटिक, एबायोटिक एंड सोशल फैक्टर्स, क्योंकि उनमें बायोटिक रह रहे हैं तो सोशल फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, तो बायोटिक अजीव, एबायोटिक अजीव एंड सोशल फैक्टर्स सामाजिक कारक। पृथ्वी की प्रमुख परतें, हमारी पृथ्वी है उसकी प्रमुख परतें, अगर हम परतों की बात करें, लिथोस्फीयर स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल एंड बायोस्फीयर जीव मंडल। मैंने बताया था ना अभी ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम बात करें एटमॉस्फेयर वायुमंडल। ठीक है, पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की परत जीवन और मौसम के लिए आवश्यक। हमारा जो वायुमंडल है वो क्या है, हमारी जो अर्थ है उसको घेरे हुए एक हवा का जो आवरण है, वो क्या, उसको क्या कहेंगे हम, वायुमंडल। और वायुमंडल पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की परत जीवन और मौसम के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना जीवन संभव नहीं होगा। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतों की अब अगर बात करें, क्योंकि उसमें भी लेयर्स हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, मेजोस्फियर मध्य मंडल एंड थर्मोस्फियर, इसी के अंदर आयनोस्फियर, और कुछ जगह पे हम इसको पढ़ेंगे आयन मंडल की फॉर्म में भी पढ़ेंगे, और एक्सोस्फियर बहिर्मंडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कौन कौन सा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, सबसे पहले हम बात करेंगे क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल क्या है, सबसे निचली परत है।
ठीक है। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मौसम से संबंधित सभी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई क्या है? ध्रुवों पे कम होगी, वो लगभग 8 किलोमीटर होगी। और विषुवत रेखा या बाकी सामान्य जगह है उन पे बात करें तो कितनी होगी? लगभग 16 टू 18 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखनी है क्वांटिटी। तापमान ऊंचाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया था एसएससी में। तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ये क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन आया था कि कितनी ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो कितना? 6.5 डिग्री, सॉरी 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कितना? हर 1 किलोमीटर पे। 75% वायुमंडलीय गैसें कहां पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। ये ध्यान रखना है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। हर 1 किलोमीटर पे कितना घटता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पर किलोमीटर तापमान कितना डिक्रीज होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान किस परत में ऊंचाई पर जाने पे बढ़ता है, नीचे आने पे बढ़ता है या घटता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन दे सकते हैं उसमें कंफ्यूज करने के लिए। तो ये इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सभी मौसम से संबंधित घटनाएं किसमें होंगी? ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल में होंगी। ठीक है, ऊंचाई इसकी कितनी है? नॉर्मली ध्रुवों पे भी कई बार पूछी जाती है 8 किलोमीटर। एंड अगर बात करें विषुवत रेखा की बात करें तो 16 टू 18 किलोमीटर। तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान ऊंचाई के साथ डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कुछ परतों में बढ़ेगा भी। और 75% वायुमंडलीय गैसें इसी में पाई जाती है। बहुत मैंने जो नोट्स आपके लिए प्रोवाइड किए हैं यहाँ बहुत इजी लैंग्वेज में किए हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है ताकि आपको समझ में आ सके। क्योंकि बुक में हमारी होती है टिपिकल लैंग्वेज और उस लैंग्वेज को देख के एनवायरमेंट वाला पार्ट तो हम छोड़ ही देते हैं। क्षोभ मंडल के बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। कौन सा है? समताप मंडल। भाई हमारी वो कितने थी? 16 से 18, लगभग 18 किलोमीटर तक। तो ये हमारी कितनी होगी? 18 से 50 किलोमीटर। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ओजोन लेयर किसमें पाई जाती है? समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि निम्न में से किस परत में हमारे मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं? तापमान ऊंचाई के साथ वहां देखो घट रहा था, यहीं पे आ गया, क्या हो रहा है? यहां बढ़ रहा है। इसीलिए वो क्वेश्चन बनता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर किलोमीटर कितना तापमान डिक्रीज होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जेट एयरक्राफ्ट यहीं उड़ते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। और जेट एयरक्राफ्ट यहीं उड़ते हैं, ये क्वेश्चन एक बार बना था कि क्षोभ मंडल में जेट एयरक्राफ्ट उड़ते क्यों नहीं है। ठीक है, क्षोभ मंडल में एयरक्राफ्ट क्यों नहीं उड़ते हैं। ठीक है, और अब तो क्या है, सीधे क्वेश्चन ही नहीं आते, अब तो एक एक क्वेश्चन में चार चार आपसे पूछे जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो क्षोभ मंडल जो था हमारा, ठीक है, उसमें हमारे एयरक्राफ्ट क्यों नहीं उड़ रहे थे? ट्रोपोस्फियर जो है इसमें देखो क्यों नहीं उड़ रहे थे, क्योंकि इसमें सभी मौसम संबंधी घटनाएं यही हो रही थी। इसलिए वायुयान उसमें कैसे उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते। तो ये क्लियर हो गया। क्षोभ मंडल के बाद हमारा स्ट्रेटोस्फियर आ गया, समताप मंडल आ गया। अब हमारा मीजोस्फियर आ जाएगा, लेकिन मीजोस्फियर से नॉर्मली कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है आयनोस्फियर, आयन मंडल से, जिसे हम थर्मोस्फियर भी कह रहे थे। और उससे क्या क्वेश्चन बनता है आयनोस्फियर से कि टीवी या जो हमारे रेडियो वगैरह है ये काम करते हैं किसकी वजह से? आयनोस्फियर की वजह से, क्योंकि जितनी भी तरंगे हैं वो वहां से हमें परावर्तित होती हैं। तो आयनोस्फियर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी टीवी, टेलीफोन या जितनी भी सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं सैटेलाइट से, वो सब किसकी वजह से होती हैं? आयनोस्फीयर के। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आ रही है, ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर का क्या इंपॉर्टेंट? ठीक है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है? ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी क्या करती है? सुरक्षा करती है। और उन अल्ट्रावायलेट रेज से अगर ये सुरक्षा ना करे तो क्या होगा? हमें कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, आई डैमेज हो जाएंगी हमारी, और बहुत ज्यादा पहुंच गई तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। अब बात आ रही है ये चीज क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी? क्योंकि ये हम सबको पता है कि बहुत ज्यादा सीएफसी, क्लोरो
फ्लोरो कार्बन के यूज की वजह से हमारी ओजोन लेयर, अकेला यही उत्तरदायी नहीं है, लेकिन मेजर फैक्टर जो हमारा है वो यही है। इसके बहुत ज्यादा यूज की वजह से हमारी ओजोन लेयर है उस पे, अंटार्कटिका पे उस पे छेद हो गया है। ठीक है, और हमारी ओजोन लेयर, कई बार ये भी पूछा जाता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। O2 नहीं होता है, O2 ऑक्सीजन का होता है, और ऑक्सीजन में एक और ऑक्सीजन हम एटम उसके अंदर अगर ऐड कर दें देन O3 बनता है, और वो हमारा होता है ओजोन। मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर की ऊंचाई कितनी होगी? 50 से 80 किलोमीटर होगी। सबसे ठंडी परत है मीजोस्फीयर के लिए, सॉरी ये बताना भूल गया था मैं, मीजोस्फीयर सबसे ठंडी परत है और इसका तापमान लगभग कितना है? -90 डिग्री सेल्सियस। उल्का पिंड जो घटनाएं होती हैं, उल्का पिंड जैसी घटनाएं, वो सब किसमें होती हैं? मीजोस्फीयर में। ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि उल्का पिंड की घटनाएं जो हमें दिखाई देती हैं वो किसमें होती हैं? मध्य मंडल में। किसमें होती हैं? मध्य मंडल में। थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर, ठीक है, आयन मंडल भी इसे हम कह रहे थे, आयन मंडल। उसकी ऊंचाई कितनी थी? पहले वाले की 0 से 18, दूसरे के 18 से 50, तीसरे की 50 से 80, और अभी हमारा चौथा थर्मोस्फीयर आयनोस्फीयर, इसकी 80 से 400 किलोमीटर है। तापमान बहुत ज्यादा होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। रेडियो वेव्स का परावर्तन संचार में सहायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो वेव का संचार कहां से होता है? आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर से होता है, क्योंकि थर्मो का कुछ जगह पढ़ोगे, थर्मोस्फीयर पढ़ोगे तो थर्मोस्फीयर में ही आयनोस्फीयर आता है, और ये संचार में सहायक है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, ठीक है, ओके, टाइप ऑफ सक्सेशन पढ़ने से पहले हमारा रह गया एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो सबसे बाहरी परत है वो हमारी क्या है? एक्सोस्फीयर। टाइप ऑफ सक्सेशन, ठीक है, संक्रमण एक होता है ना, संक्रमण, तो इसके लिए हम प्रॉपर वर्ड अनुक्रमण यूज करेंगे। टाइप ऑफ सक्सेशन में अनुक्रमण के प्रकार, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक, जहां पहले जीवन नहीं था, प्राइमरी कहां होगा? ये अनुक्रमण है। एक अनुक्रमण क्या है कि कोई मान लो हमारी चट्टान है, नया लावा फूटा है और वो कोई चट्टान है, यहाँ पे किसी तरह की कोई घास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पे सबसे पहले कोई स्पीसीज आती है, ठीक है, सबसे पहले कोई स्पीसीज आती है, उसे कहा जाता है प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण। मतलब यहां जहां पहले जीवन नहीं था, तो ये क्वेश्चन क्या बनता है? वेयर इज फाउंड द प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण कहां पाया जाता है? तो जहां पे पहले जीवन नहीं था। एग्जाम्पल, बेयर रॉक लावा, ठीक है, लावा फूटा है, उसके बाद वहां पे सक्सेशन धीरे धीरे होगा। सेकेंडरी सक्सेशन की अगर बात करें हम, द्वितीयक अनुक्रमण, इसे क्या कहेंगे? द्वितीयक अनुक्रमण। अब ये नॉर्मली वहां नहीं होगा कि जहां पहले नहीं था, क्योंकि वो तो पहले प्राइमरी वाला हो चुका है। ये कहां होगा? जहां पहले था लेकिन किसी कारणवश वो नष्ट हो गया था। वो कारण क्या क्या हो सकते हैं? जहां पहले जीवन था लेकिन नष्ट हो गया, एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर, फ्लड, आग लग गई जंगल में, बाढ़ आ गई, इन सब की वजह से हो गया, ठीक है, ये हमारा है फॉरेस्ट फायर। एक आता है हमारा क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी जहां पे इन दोनों की एक चरम अवस्था होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और हम इसको छोड़ देते हैं छोटा सा टॉपिक समझ के। अडेप्टेशन, अनुकूलन, अनुकूलन, अडेप्टेशन, पर्यावरण के अनुसार जीवों में परिवर्तन, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जीवों में अडेप्टेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, पहले उसमें हमने वीडियो में देखा था। तो ये बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, उससे पहले हम बात करें कि अडेप्टेशन है क्या। जो हम किसी भी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को हम ढाल लेते हैं, वही क्या कहलाता है? अडेप्टेशन। और ये अडेप्टेशन क्या इसमें हेल्प करता है? सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में सहायक होता है, ठीक है। इस एडेप्टेशन के टाइप्स कितने होते हैं? स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, फिजियो सॉरी बिहेवियर, ठीक है,
पहला हमारा इसमें स्ट्रक्चर आएगा, दूसरा हमारा साइकोलॉजिकल, ठीक है, हमारे साइकोलॉजिकल, और तीसरा हमारा बिहेवियर, मतलब हमारे बिहेवियर में अंतर आ जाएगा। एलन का नियम, एलन ने उसी आधार पे एक नियम दिया था कि जीव जिस एनवायरमेंट रहता है, जिस तरह के एनवायरमेंट में रहता है, वो वहां के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। ठंडे प्रदेशों में, मतलब आइस वाले या बहुत जहां पे माइनस में टेम्परेचर होता है, में जीवों के कान व अंग छोटे होते हैं। वो क्यों छोटे होते हैं? हीट लॉस कम करने के लिए वो अंग छोटे होते हैं, और यही एलन का नियम है। ये पूछा जाता है कई बार कि ठंडे प्रदेशों के जीवों के कान और अंग वगैरह छोटे पाए जाते हैं, वो क्यों पाए जाते हैं और ये किसका नियम है? तो क्यों पाए जाते हैं? हीट लॉस को कम करने के लिए, और ये किसका नियम है? ये एलन का नियम है। क्लियर बच्चों? एग्जाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इकोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने यूज किया? हैक्टल ने यूज किया, ठीक है। ओजोन लेयर किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब समताप मंडल में पाई जाती है। वेदर इवेंट्स किस में होती है? मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। हिंदी भी लिख देता हूं। और कोल्डेस्ट लेयर किसे कहा गया था? मीजोस्फीयर, मध्य मंडल को कहा गया था। ठीक है बच्चों, ये बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ये हमें याद रखने हैं, भूलने नहीं है। समरी ऑफ स्लाइड हमारी, अगर क्विक रिवीजन इसको हम देखें, इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट दोनों के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी है। बायोस्फीयर जोन ऑफ लाइफ जहां पे लाइफ होती है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर जहां पे वेदर पाया जाता है। ओजोन अल्ट्रावायलेट रेस से हमें क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। सक्सेशन कम्युनिटी चेंज, सक्सेशन मतलब अनुक्रमण, क्या वहां पे कम्युनिटी चेंज होगा, कम्युनिटी नई कम्युनिटी आएगी। ओके, अब हम वही बात मैंने कही थी कि हम पढ़ेंगे और उस टॉपिक के इतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि हमारे वीडियो में ही वो टॉपिक हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमें उसमें आगे दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत किसी बुक में नहीं पड़ेगी। ये अभी ऐसा नहीं कि ये हमारा पहले एनवायरमेंट आया, पर्यावरण आया था, उसके बाद इकोलॉजी, इकोलॉजी में हमने पारिस्थितिकी वगैरह, अनुक्रमण देखा, अडेप्टेशन देखा हमने, और हमारे कौन से स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल देखा। जीवमंडल में हमने जीवों को देखा, उसके बाद वायुमंडल के हमने लेयर्स को देखा, उन लेयर्स में क्या क्या घटनाएं होती हैं वो देखा। अभी आगे का अगले वीडियो में आएगा। अब हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हु फर्स्ट यूज द टर्म इकोलॉजी? थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने। डार्विन? नहीं, ठीक है। लीनियस, कैरोलस लीनियस? नहीं। कैरोलस लीनियस कौन थे? बाइनोमेनक्लेचर, द्विनामकरण पद्धति के फादर थे। डार्विन कौन थे? डार्विन जिन्होंने ये कहा था ना, जिराफ की गर्दन वाला विकास का सिद्धांत दिया था। लेमार्क, इन्होंने भी विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि सांप के पैर कैसे विलुप्त हो गए थे, ये सब। तो बचा कौन? हमारे हेक्कल भाई साहब बचे हैं। तो हु फर्स्ट यूज द टर्म इकोलॉजी? हेक्कल यूज द टर्म इकोलॉजी फर्स्ट। ओके। इकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, इकोलॉजी कौन सी भाषा से लिया गया है? द वर्ड इकोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? इंग्लिश? नो। हिंदी? नो। लैटिन एंड ग्रीक? कंफ्यूजन यहीं आ जाएगा। ये तो चलो यहाँ मैंने सिंपल वो डाल दिए थे, लेकिन कंफ्यूजन यहीं आ जाता है, क्योंकि हमें ये कई बार या तो लैटिन या जर्मन या ग्रीक, फ्रेंच वर्ड भी कमी होते हैं। तो ये हमारा आएगा ग्रीक। हमने पहले भी पढ़ा था ग्रीक। आइकोस और लोजी, आइकोस यानी घर और लोजी यानी अध्ययन। आइकोस शब्द का देखो, आइकोस आ गया। आइकोस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसमें बताने की जरूरत नहीं, मैंने अभी बताया था, घर। इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं वो और कॉन्फिडेंस में सिर्फ फॉरेस्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे हैं वो एनवायरमेंट भी कर देते हैं, जबकि एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है हाउस। इकोलॉजी का संबंध किससे है? इकोलॉजी का संबंध मतलब हमने इकोलॉजी इज रिलेटेड टू केवल पौधों से, ओनली प्लांट से नहीं, हमने देखा था प्लांट से, हाँ जीव तो था, कुछ कंफ्यूजिंग है, केवल जानवरों से, ओनली एनिमल्स से, दोनों लिविंग बीइंग्स ही हैं। जीव और उनके पर्यावरण से, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, केवल मनुष्यों से, ओनली ह्यूमन से।
हाँ, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? हमने पढ़ा था जीवों का उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या था? इकोलॉजी। देन आंसर इज सी। पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम कौन सा है? पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था हमने। सबसे पहले जीव, फिर उसके बाद समुदाय, जनसंख्या, परितंत्र। अरे भाई, हमने पढ़ा था जनसंख्या से समुदाय बना था, पहला गलत। पॉपुलेशन, इसमें तो पहला ही पॉपुलेशन आ गया, कैसे पॉसिबल है ना? उसके बाद अगर हम बात करें जीव, ठीक है, किसकी बात करें हम? जीव की बात करें, तो अगर हमारा जीव की बात करें तो ठीक है, ऑर्गेनिज्म आ गया। यहाँ कम्युनिटी, ओहो ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन सा? यही। अब इसको देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म, हमारे जीव मिलके क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन बनाएंगे, बहुत सारे एक ही तरह के जीव। पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है हमारा जीव मंडल बायोस्फीयर में क्या शामिल है? बायोस्फीयर इंक्लूड्स केवल स्थल, ओनली लैंड, ओनली वाटर, ओनली एयर, लैंड वाटर एंड एयर। तो ये हमने पढ़ा था स्थल मंडल। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या बनता है? हम ये सोचेंगे, सॉरी, जीव मंडल। अब ये बात याद रखना है, हमने पढ़े थे स्थल मंडल पढ़ा था, जल मंडल पढ़ा था, वायुमंडल पढ़ा था। अरे भाई, जीव मंडल में ये तीनों पाए जाते हैं, तीनों जहां होंगे वहीं जीव मंडल होगा। तो बिना सोचे आंसर डी। जीव मंडल पृथ्वी का कौन सा भाग है? जीव मंडल हमारी पृथ्वी का कौन सा भाग है? बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर ओनली लैंड एग्जिस्ट, ओनली एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट, केवल वायुमंडल, लाइफ एग्जिस्ट, और ओनली ओसीन एग्जिस्ट। हमने पढ़ा था जहां जीवन है वही जीवमंडल है, जीवन सी ऑप्शन में है। महासागर नहीं है, क्योंकि महासागर के अलावा भी जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जीवन संभव है, इसमें महासागर भी शामिल हो गया, इसमें सब कुछ शामिल हो गया। जीव मंडल का विस्तार किस किस में होता है? बायोस्फीयर एक्सटेंड्स इनटू, हमारा जो बायोस्फीयर है वो किस किस में एक्सटेंड है? अगर हम बात करें, बायोस्फीयर हमारा स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, क्योंकि हमने पढ़ा था किसमें है? सभी में शामिल है ये, है ना? हमने देखा था कि हमारा स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों होंगे तभी जीवन संभव होगा, और जहां पे जीवन है वही हमारा जीव मंडल है। पर्यावरण की प्रमुख परतें कौन सी हैं? हमने पढ़ा था ये मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट आर, ये सॉरी इसका इंग्लिश ये गलत हो गया है, ठीक है, इसको गलत मान लें। ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। स्थल, सूर्य, चंद्रमा, लैंड, सन, मून। जल और मिट्टी, केवल वायुमंडल, ओनली एटमॉस्फेयर। पर्यावरण की प्रमुख परतों की बात हो रही है, तो हमारी परतें क्या है? ये है पर्यावरण की प्रमुख परतें। क्यों? क्योंकि पर्यावरण में क्या आता है? जीवमंडल आता है, और जीवमंडल में ये सब आता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत की अगर हम बात कर रहे हैं, लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर, कौन सी है? हमने पढ़ा था क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एंड बहिर्मंडल। तो कौन सी? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की क्या विशेषता थी? कितनी थी ये? 0 से 18 किलोमीटर। ठीक है, पोल्स पे कितनी थी? 8 किलोमीटर। और हमने इसके बारे में देखा था कि हमारे जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं थी सब किसमें हो रही थी? क्षोभ मंडल में हो रही थी। दूसरा हमने इसमें क्या देखा था? कितनी हाइट पे ऊपर जाने पे कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था? कितना हो रहा था? पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस। रिवीजन ऐसे करते जाएंगे। मौसम संबंधी घटनाएं कहां होती हैं? अरे सर अभी तो आपने बता दिया, ये तो क्वेश्चन पहले ही हो गया। जेट विमान सामान्यतः किस परत में उड़ते हैं? सर क्षोभ मंडल में उड़ेंगे। अरे भाई कैसे, आंधी तूफान क्षोभ मंडल में आ रहा है, नहीं उड़ सकते। कहां पे उड़ रहे हैं? मध्य मंडल में भी नहीं उड़ रहे थे, इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। बहिर्मंडल में तो भाई नहीं जाना। कहां रहेंगे? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। क्यों? यहाँ पे कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, तो यहाँ हमारे वायुयान आराम से उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। ओजोन परत कहां पाई जाती है? अभी हमने देखा क्षोभ मंडल में तो नहीं थी,
ठीक है। मध्य मंडल हमने देखा था, मध्य मंडल क्या थी, सबसे ठंडी परत थी, -90 डिग्री सेल्सियस तक। आयनोस्फीयर है वो हमारे तरंगों के परावर्तन के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन परत हमारी किससे सुरक्षा करती है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, अरे सर ये तो आजकल छोटा बच्चा भी कर देगा, अल्ट्रावायलेट रेज से। किससे करती है? अल्ट्रावायलेट रेज से। इसी की वजह से हम बच पाते हैं कैंसर वगैरह से। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार क्या है? इकोलॉजी सक्सेशन क्या है? ये उत्तराधिकार वर्ड भी मिल सकता है, अनुक्रमण वर्ड भी मिल सकता है, ठीक है। इकोलॉजी सक्सेशन इज जीवों का पलायन, नो, ये हमने जीवों का पलायन ये थोड़ी है। पर्यावरण प्रदूषण, पोल्यूशन, नो। जीव समुदायों का क्रमिक परिवर्तन, ग्रेजुअल चेंज इन कम्युनिटीज, और लास्ट ऑप्शन हमारा नेचुरल डिजास्टर। देखो दो ऑप्शन तो कट गए, है ना, अब दो ऑप्शन बचता है, जीव समुदायों का क्रमिक परिवर्तन, क्योंकि प्राइमरी में क्या हो रहा था, वहां पहले भी कोई जीव समुदाय नहीं था, नया जीव समुदाय आ रहा था। सेकेंडरी में क्या था, पहले था लेकिन किसी वजह से खत्म हो गया तो दूसरा। इंपॉर्टेंट है ये गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। उत्तराधिकार सक्सेशन की अंतिम अवस्था कहलाती है, फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड। इनिशियल स्टेज नहीं, इनिशियल स्टेज पे तो क्या होगा, जहां नहीं था वहां आएगा, ठीक है। सीरियल स्टेज, मध्य अवस्था तो भाई सिंपल सी बात है, वर्ड से ही क्लियर, अस्थायी अवस्था भी नहीं होगी, तो क्या है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय, ठीक है। कि दोनों के आने के बाद जो समुदाय आया था, मैंने बताया था नीचे लिखा हुआ था, वो क्या था, हमारा क्लाइमैक्स चरम समुदाय। इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार आया हुआ है और ये गलत होता भी है। नंगी चट्टान से शुरू होने वाला उत्तराधिकार कहलाता है, सक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ए बेयर रॉक इज। कुछ आ रहा है, घंटी बज रही है दिमाग की, बजी, बजनी चाहिए ना। प्राथमिक उत्तराधिकार, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, देते को चक्रीय उत्तराधिकार, साइक्लिक सक्सेशन, कृत्रिम उत्तराधिकार, आर्टिफिशियल सक्सेशन। अरे भाई जहां कुछ भी नहीं था वहां पे पहले आ रहा था और हमने पढ़ा था प्राइमरी सक्सेशन, याद आया ना। आग या बाढ़ के बाद होने वाला उत्तराधिकार, सक्सेशन आफ्टर फायर और ब्लड। प्राइमरी नहीं हो सकता क्योंकि प्राइमरी तो वहां पे पहले हो गया था, लेकिन आग वगैरह क्या थे कि वहां पे पहले था लेकिन वो आग की वजह से नष्ट हो गया, तो वो हमारा क्या था, सेकेंडरी, ठीक है। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन, अडेप्टेशन मीन्स, अनुकूलन का क्या अर्थ है? अब बात करें हम अनुकूलन का, अरे सर अनुकूलन तो आपने कल भी पढ़ाया था, पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था। स्थान परिवर्तन, माइग्रेशन, नहीं नहीं, स्थान परिवर्तन ऐसे थोड़ी हम जगह बदलते रहेंगे, ठीक है। मान लो कोई पैसे वाला करोड़पति अरबपति है, वो तो जगह बदल लेगा, पॉल्यूशन हुआ दिल्ली से चला गया, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में ज्यादा बर्फ गिरी दिल्ली आ गया और कहीं चला गया। बट जो आदमी नॉर्मल मीडियम है वो कैसे स्थान परिवर्तन, नो नो नो। शरीर का बढ़ना, इंक्रीज इन साइज नहीं, वो तो सब बढ़ते हैं, बच्चे भी बढ़ते हैं, वो अडेप्टेशन थोड़ी होगा। वातावरण के अनुसार ढलना, अनुकूलन, एडजस्टमेंट टू एनवायरमेंट, अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना ही क्या था, अनुकूलन, एडेप्टेशन। आंसर इज सी। ऊंट का कुबड़ किस प्रकार के अनुकूलन का उदाहरण है? ओ माय गॉड, ऊंट कहां से आ गया, ये तो रेगिस्तान में था। कैमल हम्प इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये हमारा हमने पढ़ा था, अनुकूलन पढ़े थे, बिहेवियर वाला पढ़ा था, साइकोलॉजिकल सोशल ये पढ़ा था ना। तो ये वाला है व्यवहारिक अनुकूलन, शारीरिक अनुकूलन, सामाजिक अनुकूलन, आनुवांशिक परिवर्तन, ठीक है। व्यवहारिक अनुकूलन बिहेवियरल एडेप्टेशन, शारीरिक अनुकूलन साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन, सॉरी इसको फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। और हमारा सामाजिक सोशल एडेप्टेशन एंड आनुवांशिक जेनेटिक चेंज, ठीक है। तो हमारा ऊंट ने क्या किया, अपने शरीर में क्या कर लिए, बदलाव कर लिए, तो आंसर शारीरिक अनुकूलन, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, शारीरिक अनुकूलन। यदि किसी क्षेत्र में सभी शाकाहारी जीव समाप्त हो जाएं तो सबसे पहले क्या प्रभावित होगा? अरे सर ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, इफ ऑल हर्बीवोरस डिसअपियर व्हाट विल बी अफेक्टेड फर्स्ट?
सारे के सारे हर्बीवोरस हमारे विलुप्त हो गए, मर गए, कहीं चले गए, पलायन कर गए, तो क्या होगा? उत्पादक घटेंगे, प्रोड्यूसर्स डिक्रीज। प्रोड्यूसर्स कौन थे हमारे? प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें कौन थे? ओनली प्लांट। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल है, ग्रीन है। तो प्रोड्यूसर्स कौन थे? ओनली प्लांट्स। और हमारे ये जो शाकाहारी जीव, ये हर्बीवोरस जीव थे, ये कौन थे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स खत्म हो जाएंगे तो कौन इफेक्टेड होगा? जीवमंडल तो नष्ट नहीं होगा, ऊर्जा प्रवाह भी नहीं रुकेगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, रुकेगा नहीं। सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होंगे? मांसाहारी। ये किसे खाएंगे भाई? भूखे मर जाएंगे ये तो उन्हीं को खाते थे। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। एक ही प्रजाति के जीवों का समूह कहलाता है। अरे सर ये तो हम कर लेंगे। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड। समुदाय, कम्युनिटी, परितंत्र, इकोसिस्टम, जनसंख्या, पॉपुलेशन एंड जीव मंडल। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। ये हमारा पॉपुलेशन कहलाएगा। हमने कहा था ना, एक ही जैसे जीवों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? बहुत सारे लोग, आदमी हैं, उनका जो समूह वो क्या कहलाएगा? जनसंख्या कहलाता है। अरे अभी जनगणना होगी ना, तो जनसंख्या की जनगणना होगी ना, जो होगी वो अभी हमारी 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होगी, वो पॉपुलेशन को काउंट करेंगे। तो कौन? इंसानों की जनगणना हो रही है ना, उसमें पशुओं की तो शामिल नहीं है ना। तो एक जैसे इंसान, हम बहुत सारे इंसान मिलके जो बना रहे हैं, वो क्या कहला रही है? पॉपुलेशन। यदि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम हो जाए, क्षोभ मंडल, ओके, तो सबसे पहले क्या प्रभावित होगा? इफ ट्रोपोस्फियर हाइट डिक्रीज, इफ ट्रोपोस्फियर हाइट डिक्रीजेस, व्हाट विल बी अफेक्टेड फर्स्ट? अरे सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था, क्षोभ मंडल की अगर हाइट कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या प्रभावित होगा? ठीक है, पराबैंगनी विकिरणें नहीं सर, वो तो उसका नहीं था, वो तो उसका क्षोभ मंडल के बाद आ रहा था, समताप मंडल उसका काम था। मौसम संबंधी घटनाएं, अरे सर ये तो हमारे क्षोभ मंडल में ही हो रही थी, ट्रोपोस्फियर में ही हो रही थी। रेडियो संचार भी उसका मैटर नहीं है और ग्रेविटी भी उसका मैटर नहीं है। आयन मंडल किसमें सहायक है? आयनोस्फीयर हेल्प इन, सर ये तो हम देख के ही कर देंगे। मौसम नियंत्रण में उसका कोई रोल नहीं है, ओजोन निर्माण में उसका कोई रोल नहीं है। उसका रोल तो हमें रेडियो सुनाने में, टीवी दिखाने में, इन सब में है। बट ये जो क्वेश्चन बड़े इजी लग रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन आते भी हैं और गलत भी होते हैं। अभी हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत ही इजी वे में, मजाक मजाक में उसको पढ़ रहे हैं, बहुत लाइट उसमें, तो हमें वो बहुत इजी लग रहा है। लेकिन किताब की हम लैंग्वेज देखेंगे, बहुत टफ है, उसके आगे पीछे बहुत सारे वो लिखे रहते हैं और हम घबरा जाते हैं। ओजोन क्षरण का सीधा प्रभाव क्या होगा? डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज, समुद्र स्तर बढ़ जाएगा। अच्छा, नहीं ये तो नहीं। समुद्र स्तर बढ़ेगा क्यों? समुद्र स्तर तो तब बढ़ेगा जब हमारे ग्लेशियर पिघलेंगे। फसल उत्पादकता में गिरावट, डिक्रीजेज इन क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन में गिरावट। लेकिन हमें, ठीक है, ये सारे इफेक्ट लगेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हमें वो इफेक्ट चूज करना है जो मेजर इफेक्ट होगा। भूकंप, भूकंप क्यों आएगा सर? भूकंप का क्या लेना देना है ना। ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी क्यों फटेगा अगर ओजोन लेयर वो हो रहा है तो? सिंपल सी बात है, रेज का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? या तो हमारे ऊपर पड़ेगा, स्किन कैंसर होगा, आई डैमेज हो जाएंगे, और भी हमारे ऑर्गन डैमेज, या फिर किस पे होगा? रेज का हमारी फसल वगैरह पे होगा। तो क्या होगा? डिक्रीजेस इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्राथमिक उत्तराधिकार में अधिक समय क्यों लगता है? फिर से आ गया प्राथमिक उत्तराधिकार सर, क्योंकि बेटा इससे सवाल आते ही आते हैं और गलत होते हैं। इसको प्राथमिक अनुक्रमण भी लिखा हुआ ये वर्ड आ सकता है, कंफ्यूज ना हो, ये प्राथमिक उत्तराधिकार भी वही है और ये अनुक्रमण भी वही है। प्राइमरी सक्सेशन टेक्स मोर टाइम बिकॉज, प्राइमरी सक्सेशन है वो ज्यादा टाइम लेता है, क्यों? वर्षा कम होती है? नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। मिट्टी बनने में समय लगता है? अच्छा लग रहा है। जीव अधिक होते हैं, मोर ऑर्गेनिज्म, अरे अगर एनिमल ही होंगे तो प्राइमरी सक्सेशन की जरूरत ही कहां है, सीधा काट दो। मानव हस्तक्षेप नहीं होता, मानव हस्तक्षेप तो क्या कर सकता है वहां पे? अगर तो हमारा है अनुक्रमण है, उसको खत्म ही कर सकता है। ठीक है, आजकल तो यही कर रहे हैं मानव, तो ये भी नहीं होगा। तो मिट्टी बनने में समय लगता है क्योंकि हमारी कोई नेकेड एक चट्टान है, लावा आया है,
तो वहां पे मिट्टी बनने में टाइम लगेगा ना भाई। चट्टाने गर्म होंगी, पानी की बूंदें गिरेंगी उसके ऊपर, तो तिड़केंगे या कुछ होगा, आपस में फटेंगे, धीरे धीरे रगड़क लगेगी और मिट्टी का फॉर्मेशन होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठंडे प्रदेशों में मनुष्य के छोटे कान किस नियम का उदाहरण है? स्मॉल ईयर्स इन कोल्ड रीजन्स आर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे मनुष्य ना लेके कोई भी जीव ले सकते हैं। ठीक है, कि किसी भी ठंडे प्रदेश में जो कोई भी एनिमल्स है उनके ईयर्स जो छोटे हैं उसकी क्या, कौन सा नियम है? ये हमने पढ़ा था। बर्गमैन का नियम नहीं है, ग्लोगर का भी नहीं है, डार्विन का भी नहीं, ये हमारे एलन भैया का नियम था, है ना। ये ऐसा क्यों कर रहे थे? ताकि बॉडी से हीट का लॉस कम से कम हो। यदि किसी परितंत्र में उपभोक्ता समाप्त हो जाए, परितंत्र में तीन थे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। तो ये कह रहे हैं इफ कंज्यूमर्स डिसअपियर फ्रॉम एन इकोसिस्टम, अगर उपभोक्ता खत्म कर दिए जाए तो क्या होगा? ऊर्जा प्रवाह रुक जाएगा, अच्छा जी। पोषक तत्वों का संचयन होगा, अच्छा। उत्पादक तुरंत मर जाएंगे, मिट्टी अपर्दन होगा। पहले ये तो नहीं होगा, ठीक है। उत्पादक तुरंत क्यों मरेंगे भाई? उत्पादक है जो प्रोड्यूसर्स वो नहीं मरेंगे, क्यों? क्योंकि सन तो है भी है, तो ये भी काट दो। ऊर्जा प्रवाह रुक जाएगा, एनर्जी फ्लो स्टॉप। एनर्जी फ्लो तो कहां हो रहा है? सन से प्लांट्स में आ रहा है, क्योंकि वो तो प्रोड्यूसर्स है ना, तो वो भी नहीं रुकेगा। तो बचा कौन सा? पोषक तत्वों का संचयन होगा, क्योंकि अगर किसी परितंत्र में उपभोक्ता समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? जो हमारे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका एक जो चक्र है, हमने बहुत सारे देखा था ना, H2O चक्र, CO2 चक्र, CO2 चक्र, ये सारे वो चक्र ब्रेक हो जाएंगे और वो चक्र रुक जाएंगे तो क्या होगा? पोषक तत्वों का संचयन हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स एक्युमुलेशन। निम्न में से सबसे अधिक स्थिर स्तर कौन सा है? विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोलॉजिकल लेवल, है ना। जीव, जनसंख्या, समुदाय और परितंत्र। हमने देखा था कि जीव है वो बहुत स्टेबल नहीं है, पॉपुलेशन भी नहीं, और जीव के बाद हमारा क्या आ रहा था? जनसंख्या, जनसंख्या के बाद समुदाय और समुदाय के बाद परितंत्र। अगर जीव इतना स्टेबल होता तो उसे जनसंख्या की जरूरत नहीं थी, जनसंख्या इतनी स्टेबल होती तो समुदायों की जरूरत नहीं थी। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? हमारा परितंत्र। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, यदि किसी क्षेत्र में से एक प्रजाति पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। इफ वन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, मैक्सिमम इम्पैक्ट विल बी ऑन। अगर किसी क्षेत्र से एक प्रजाति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, विलुप्त हो गई है वहां से, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? एक प्रजाति, यहाँ पे भाई एक प्रजाति, तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो एज इट इज रहेगा, एक जनसंख्या भी रहेगी, ठीक है। रही बात किसकी? कम्युनिटी की, ठीक है। क्योंकि अब भाई यहाँ पे बात हो रही है कि एक प्रजाति ही हमने क्या कर दी? खत्म कर दी, तो बहुत सारी प्रजातियां मिलकर कम्युनिटी बना रही थी, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? कम्युनिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जीव मंडल पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीव मंडल तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, लेकिन हमारे कम्युनिटी, हमारे समुदाय पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी इकोलॉजी पे। एनवायरमेंट हमने पहले स्टार्ट किया था क्योंकि मैंने बताया था कि हम सबसे पहले कौन सा, जो लगभग कहीं ना कहीं अछूता रह जाता है, बच्चे पढ़ने में भी छोड़ देते हैं या कहीं क्लासेस ले रहे हैं वहां भी नॉर्मली इसको थोड़ा इग्नोर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े टिपिकल वर्ड्स होते हैं। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है, हमें पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर मैंने बताया 4 या 5 भी साइंस के क्वेश्चन है तो आपको 1 या 2 इस टॉपिक से मिल जाता है। तो इस टॉपिक को हम छोड़ेंगे नहीं, इसको बिल्कुल अच्छे से धो देंगे और आपके दिमाग में इसको फिट कर देंगे। आप वीडियो देखते रहे नेचर विद साइंस पे, आपके लिए आगे वीडियो आते रहेंगे। आप ये इस वीडियो प्रॉपर्ली अच्छे से देखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई लगता है इसमें कुछ कंफ्यूजन या आपको लगता है कि इसमें कोई और टॉपिक हमें ऐड करना चाहिए, अभी और टॉपिक आएंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तो आप अपने कमेंट जरूर करें और अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम्स में अपने अचीव करते रहिए, अपने गोल अचीव करते रहिए। ओके, थैंक यू।